तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है जेन और उनके फोटोग्राफर बॉयफ्रेंड टैन के साथ, जो अपनी दोस्त की पार्टी से बातें करते हुए गाड़ी से वापस लौट रहे होते हैं जब अचानक उनके सामने रोड पर एक लड़की आ जाती है। जेन ब्रेक नहीं लगा पाती और इस लड़की को टक्कर मार देती है। इस एक्सीडेंट में जेन तो ठीक होती हैं, लेकिन टैन को थोड़ी बहुत चोट लगती है। ये लोग तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो लड़की लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ी होती है। जेन फटाफट उतरकर उस लड़की की मदद के लिए जाने लगती है, लेकिन टैन पीछे से एक गाड़ी को आता हुआ देखकर जेन को वहां से गाड़ी जल्दी से निकालने के लिए कहते हैं और उस लड़की को वहीं पर मरता हुआ छोड़ देते हैं। अगले दिन टैन अपने दोस्त नच की ग्रेजुएशन सेरेमनी की फोटोज खींचने के लिए आए होते हैं। जब वो नच की बाकी स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप फोटो खींच रहे होते हैं तभी उन्हें अचानक स्टूडेंट्स के बीच में एक अजीब सी लड़की दिखती है। वो झट से कैमरा हटाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। शाम को टैन के घर पर जेन इनसे मिलने आई होती हैं, जो पिछली रात के एक्सीडेंट से बहुत दुखी होती हैं। टैन इनसे ग्रेजुएशन सेरेमनी की बात कर रहे होते हैं जब वो गुस्से में कहती हैं, तुम इतने नॉर्मल एक्ट कैसे कर रहे हो? हमें उस लड़की को एक बार चेक करना चाहिए था। टैन कहते हैं, अरे वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, भूल जाओ उसे। जेन कहती है, तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे, और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती हैं। अगले दिन टैन फोटोशॉप से नच की फ़ोटोज़ लेने जाते हैं। कुछ फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आई होती हैं, लेकिन ज़्यादातर फ़ोटोज़ में अजीब सी सफ़ेद परछाई उन्हें दिखती है। वो नेगेटिव्स को भी चेक करते हैं, उसमें भी ये सफ़ेद सी परछाई होती है। टैन कुछ समझ नहीं पाते कि ये हुआ कैसे। उधर जेन टैन के अपार्टमेंट पहुंचती है। डार्क रूम की लाइट्स को ऑन देखकर उन्हें लगता है कि वो अंदर ही है। दरवाज़ा अंदर से लॉक भी होता है। वो उन्हें बुलाती हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती और अंदर किसी के चलने की परछाई जेन को दरवाजे के नीचे दिखती है। वो झुककर देखने की कोशिश करती हैं कि तभी दरवाजे का हैंडल पूरी तरह से हिलने लगता है और फिर रुक जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। जेन डरते हुए अंदर जाती हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, बस वॉश बेसिन का नल खुला हुआ होता है। जेन उसे बंद करने जाती हैं कि तभी उन्हें एक लड़की का सर वॉश बेसिन के अंदर से निकलता हुआ दिखता है। वो डर कर दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो जाता है। धीरे धीरे पहले लंबे लंबे बाल और फिर इस लड़की के सफ़ेद हाथ वॉश बेसिन से बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर जेन मदद के लिए चीख पड़ती हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती हैं। तभी वो लड़की इनकी तरफ हाथ करते हुए चीखती है और जेन की नींद खुल जाती है। ये एक सपना था। थोड़ी देर बाद टैन घर पहुंच जाते हैं और जेन को कहते हैं, तुम डरो मत, वो बस एक सपना था। टैन जेन को बताते हैं कि नच की ज़्यादातर फ़ोटोज़ ख़राब हो गई हैं, शायद कैमरा में कोई दिक्कत आ गई है इसलिए। जेन नच की फ़ोटोज़ को देखने लगती है और तभी वो कहती है, ये देखो, फ़ोटो में नच के पीछे इन्हें एक लड़की की परछाई खड़ी हुई सी दिखती है। जेन कहती है, कहीं एक्सीडेंट के बाद वो लड़की मरकर हमें दिख तो नहीं रही? टैन कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता जेन। अगले दिन ये दोनों पहले पुलिस स्टेशन जाकर हाल ही में हुए एक्सीडेंट की फ़ोटोज़ को देखते हैं, जहाँ इन्हें एक फ़ोटो में वैसी ही सफ़ेद परछाई दिखती है। ये फिर एक्सीडेंट वाली जगह जाकर वहाँ मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड से हाल ही में हुए एक्सीडेंट्स में किसी के मरने की बात पूछते हैं। वो मना करते हुए कहता है कि ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं हुई। टैन अपने एक नर्स दोस्त से भी सारे हॉस्पिटल्स में किसी लड़की के एक्सीडेंट के बाद भर्ती होने या मरने की बात पूछते हैं। वो भी मना करते हुए इन्हें कहते हैं कि ऐसा कोई भी केस अभी तक कहीं दर्ज नहीं हुआ। जेन टैन से कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने उस लड़की को बुरी तरह से कुचल दिया था और फोटोज़ में वो जो परछाई थी वो क्या है? टैन गुस्से में कहते हैं, वो बस एक कैमरा एक्सपोजर की दिक्कत है और कुछ नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो। इसके बाद रात को टैन डार्क रूम में जिस फोटो में परछाई दिखी थी उसे जूम करते हैं। फोटो में सच में एक परछाई होती है जो अचानक टैन की तरफ पलट कर देखती है। टैन एकदम डर जाते हैं। वो दोबारा देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। टैन अगले दिन ये फ़ोटो दुकानदार को भी दिखाते हैं। वो हंसते हुए कहता है कि अरे ये कुछ नहीं, बस कैमरा एक्सपोजर की दिक्कत है। तुम कहीं आत्मा वात्मा का चक्कर तो नहीं सोच रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं होता। उसी दिन जेन को अपनी फ़ोटोग्राफी क्लास से लौटते हुए आत्माओं की फ़ोटोज़ की एक मैगज़ीन मिलती है, जिसे वो खरीद लेती है। उधर टैन अपने घर पर डार्क रूम में फ़ोटोज़ डेवलप कर रहे होते हैं जब जेन उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। टैन कहते हैं, अरे आज तुम जल्दी आ गई। उतने में अचानक लैंडलाइन फ़ोन बज पड़ता है। टैन फ़ोन उठाते हैं। फ़ोन पर जेन बोलती है, टैन मैं आज आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगी। टैन जेन की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ते हैं। वो फ़ोन वैसे ही छोड़कर डरते हुए वापस डार्क रूम में जाते हैं, जहाँ कोई नहीं होता। टैन समझ ही नहीं पाते कि आखिर इनके साथ ये हो क्या रहा है। अगले दिन जेन टैन को आत्माओं वाले मैगज़ीन के ऑफिस ले जाती है।
रास्ते में टैन जेन को बताते हैं कि कुछ दिनों से उनके गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। ये दोनों मैगजीन के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां एक आदमी कंप्यूटर पर बैठकर आत्माओं की नकली फोटोज बना रहा होता है। ये देखकर इन्हें थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद ये इस मैगजीन के एडिटर से मिलते हैं, जो इन्हें बताते हैं कि आत्माओं की फ़ोटोज़ के कारण इनकी मैगजीन काफ़ी ज़्यादा बिकती है। अब हर बार असली फ़ोटोज़ लाना मुमकिन नहीं होता, इसलिए कभी कभी फेक फ़ोटोज़ भी हम लोग छाप देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी फ़ोटो असली नहीं है। फिर ये इन्हें एक पुरानी एल्बम के अंदर से एक फ़ोटो दिखाते हैं जो इनकी और इनके बच्चे की होती है, जिसमें इनके पीछे एक औरत की परछाई खड़ी होती है। वो बताते हैं कि वो मेरी माँ है और ये फ़ोटो उनके मरने के बाद ली गई थी। इस तरह की कई सारी फ़ोटोज़ वो इन दोनों को दिखाते हैं। जीन कहती है कि आत्माएं हमसे चाहती क्या हैं। एडिटर कहते हैं मेरे ख्याल से वो जिस भी फ़ोटो में दिखती हैं उस इंसान या जगह से वो रिलेटेड होती हैं और वो कुछ मैसेज हम तक पहुंचाना चाहती हैं। तभी टैन कहते हैं कि क्या गारंटी है कि ये फ़ोटोज़ असली हैं। एडिटर कहते हैं ठीक है, ये नकली हो सकती हैं, लेकिन पोलराइड की फ़ोटोज़ तो नहीं ना, क्योंकि वो इंस्टेंट फ़ोटोज़ निकलती हैं। फिर ये इन्हें इस तरह की बहुत सारी पोलराइड वाली फ़ोटोज़ दिखाते हैं। जिन कहती है हम कैसे उनके मैसेज को समझे। एडिटर कहते हैं शायद इसका जवाब उन फोटोज़ में ही है। इसके बाद टैन अपने ऑफिस चले जाते हैं, जहां वो एक कपल की फ़ोटो खींचने के बाद कैमरा पैक कर रहे होते हैं कि तभी वहां की लाइट चली जाती है और अपने आप ही अंधेरे में अचानक कैमरा की फ्लैश ऑन ऑफ होने लगती है। टैन डर कर कहते हैं कौन है, किसने लाइट बंद की। तभी फ्लैश की लाइट में उन्हें अचानक वो फ़ोटो वाली लड़की दिखती है और तभी लाइट आ जाती है। टैन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डर के मारे ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे होते हैं। टैन अगले दिन सुबह सुबह हॉस्पिटल में अपने गले का चेकअप करवाने जाते हैं, जहां पता नहीं क्यों उनका वेट वेइंग मशीन पर बार बार गलत आ रहा होता है। एक्सरे रिपोर्ट्स को देखकर भी डॉक्टर कहते हैं कि आप फिजिकली बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन टैन डॉक्टर को बताते हैं कि उनके गले में बहुत दर्द है। डॉक्टर उन्हें कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं। दवाइयाँ लेने के लिए टैन केमिस्ट के काउंटर पर खड़े होते हैं कि तभी अंदर सिर झुकाकर बैठी औरत उन्हें तू झूठा है कहती है। टैन को अजीब लगता है और वो पूछते हैं आप मुझसे कुछ कह रही हैं। वो औरत कहती है नहीं तो, और वो औरत फिर से सर झुकाकर टैन के लिए दवाइयाँ निकालने लगती है कि तभी फिर टैन को ये औरत मुस्कुराते हुए ज़ोर ज़ोर से तू झूठा है, तू मक्कार है कहने लगती है। टैन वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। वो औरत अंदर से चीखती है अरे सर अपनी दवाइयाँ तो ले जाओ। अगले ही पल टैन जेन से मिलने उनके कॉलेज पहुंच जाते हैं। जेन एक खाली क्लास में बैठी होती हैं। टैन उनके पास पहुंचकर जैसे ही उन्हें बुलाते हैं जेन मुड़ती हैं। उनके आंखों और मुंह से बुरी तरह खून निकल रहा होता है। टैन चीख पड़ते हैं और उनकी नींद टूट जाती है। वो अपने घर पर होते हैं। वो उठकर पानी पीने के लिए किचन में जाते हैं कि उन्हें ड्राइंग रूम में अंधेरे में कोई आदमी खड़ा हुआ दिखता है। टैन थोड़ा डरते हैं, लेकिन वो आदमी असल में उनका दोस्त टॉन होता है, जो उन्हें कहता है मैं मरने वाला हूँ। टैन कहते हैं कैसे पागलों जैसी बात कर रहे हो। तभी टॉन कहता है तुम्हें वो लड़की याद है, और मुझे बताओ तुमने वो फ़ोटोज़ कहाँ छुपा रखी हैं, बताओ मुझे कहकर वो चीखने लगते हैं कि टैन उन्हें शांत होने के लिए कहते हैं। टैन कुछ समझ नहीं पाते और वो तुरंत टॉन के घर फ़ोन करने लगते हैं, और जैसे ही पीछे मुड़ते हैं टॉन वहाँ नहीं होता। अगले दिन टैन अपने घर के बुक शेल्फ में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं जब जेन वहाँ आ जाती है। वो टैन से पूछती है तुम क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी बहुत सफाई कर रहा हूँ। जेन सोफे पर बैठती है और नीचे बिखरे हुए सामान को मिलाने लगती हैं कि तभी उन्हें नच की फ़ोटोज़ दिखती हैं और उन्हें एडिटर की बात याद आती है कि फ़ोटोज़ में तुम्हें जवाब मिलेगा। और ऐसा ही होता है। जब वो सभी फ़ोटोज़ को मिलाती हैं, फ़ोटोज़ की सफ़ेद परछाई कॉलेज की बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर की तरफ इशारा कर रही होती है। जेन एक पोलराइड कैमरा लेकर कॉलेज की बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है, जो कि एक बायोलॉजी लैब होती है। ये लैब के अंदर पहले एक जगह की फ़ोटो लेती है, उसमें कुछ नहीं आता। फिर ये दूसरी जगह की फ़ोटो लेती है। फ़ोटो इनके हाथ से नीचे गिर जाता है। जब ये उठाकर देखती हैं ये डर जाती हैं, क्योंकि फ़ोटो में इन्हें एक लड़की की परछाई दिखती है। वो सामने दिखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ये डर कर लैब से जाने लगती हैं कि तभी इनके पीछे एक लड़के की चीखने की आवाज़ आती है। ये पीछे देखती हैं कि तभी इनके सामने वाली दीवार पर एक फ़ोटो नीचे गिर जाती है। इस फोटो में इन्हें 1995 की एक लड़की की फ़ोटो दिखती है जिसका नाम नात्रे होता है। जेन चौंक पड़ती है क्योंकि इसी लड़की को जेन ने अपनी गाड़ी से टक्कर मारी होती है। शाम को टैन अपने दोस्त टॉन के घर उसका हालचाल पूछने के लिए पहुंचते हैं। घर का दरवाज़ा खुला होता है और घर पर कोई भी नहीं होता। टैन को एक टेबल पर बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखती हैं, जिसमें टैन की ही फ़ोटोज़ की तरह सफ़ेद परछाई हर फोटो में दिख रही होती है। तभी टैन को कुछ आवाज़ आती है। वो सामने दिखते हैं
और टैन चीख पड़ते हैं। उनके दोस्त टॉन बालकनी से नीचे कूद जाते हैं। टैन दौड़कर बालकनी से नीचे देखते हैं। टॉन एक गाड़ी के ऊपर गिरकर मर चुके थे। उधर जेन को टैन के घर पे पता चलता है कि नात्रे असल में टैन की गर्लफ्रेंड थी। टॉन की सुसाइड की घटना के बाद जेन और टैन इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में बैठे होते हैं। जब टॉन की वाइफ वहां आती है, वो टैन से कहती है, टॉन ने ऐसा क्यों किया टैन? ज़रूर तुम चारों ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम सब पागल हो रहे हो। टैन कहते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहती है, तुम्हारे बाकी के 2 दोस्तों ने भी सुसाइड कर लिया है। टैन के होश उड़ जाते हैं। गाड़ी में जेन टैन को उनकी और नात्रे की फ़ोटो दिखाती हैं और उनसे पूछती हैं कि फ़ोटो में जिस लड़की की परछाई हमें दिख रही है, कहीं ये वही तो नहीं? टैन फिर जेन को सच बताते हैं कि नात्रे असल में कॉलेज टाइम में उनकी गर्लफ्रेंड थी, जिसके बारे में उन्होंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया था। वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन टैन ने जब बाद में उनसे ब्रेकअप करना चाहा तो नात्रे ने उन्हें अपने हाथों की नस काट कर सुसाइड करने की बात कही। टैन ने ये बात जब अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, हम ये इशू संभाल लेंगे। उसके बाद नात्रे कभी कॉलेज नहीं आए। जेन कहती है, ज़रूर तुम्हारे दोस्तों ने कुछ किया होगा, तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था। टैन दुखी मन से कहते हैं, वो सब अब मर चुके हैं, अगली बारी मेरी है। ये कहकर वो जेन के कांधे पर सिर रखकर रोने लगते हैं। रात को जेन टैन के पास ही रुक जाती हैं। सोने से पहले ये फैसला करते हैं कि अगले दिन सुबह सुबह ही ये लोग नात्रे के घर जाकर उसके बारे में पता करेंगे। ठीक उसी वक्त पता नहीं कैसे जेन का कैमरा अपने आप ही फोटोज खींच रहा होता है। अगले दिन सुबह सुबह ये लोग नात्रे के घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में रेड लाइट पर टैन गाड़ी को रोकते हैं कि तभी टैन को गाड़ी के रियर व्यू मिरर में नात्रे की लाश दिखती है, जो अचानक उठकर इनकी गाड़ी की तरफ आने लगती है। टैन एकदम गाड़ी को वहां से भगा देते हैं। टैन गाड़ी को बहुत तेज चलाने लगते हैं। जेन उन्हें कहती है कि क्या हुआ टैन? तभी उन्हें जेन की तरफ की खिड़की पर फिर से नात्रे दिखती है। टैन आगे देखकर गाड़ी और तेज भगाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो फिर जेन की तरफ की खिड़की पर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। लेकिन टैन जैसे ही दोबारा सामने देखते हैं, नात्रे उन्हें गाड़ी के आगे बैठी हुई दिखती है। गाड़ी एकदम बेकाबू हो जाती है और टैन बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाते हुए गाड़ी को संभालते हैं। कुछ समय बाद ये लोग नात्रे के घर पहुंच जाते हैं। गेट पर इन्हें उनकी माँ मिलती है, जिन्हें ये बताते हैं कि ये दोनों उसके दोस्त हैं। इनकी माँ इन्हें अंदर ले जाती है, जहाँ वो बताती हैं कि वो ऊपर आराम कर रहे हैं। नात्रे की माँ चाय बनाने के लिए किचन में जाती हैं। टैन से रहा नहीं जाता और वो नात्रे को देखने ऊपर चले जाते हैं और उनके पीछे जेन भी आ जाती है। नात्रे के कमरे के बाहर बहुत सारे केमिकल्स की बॉटल्स रखी होती हैं। ये दोनों अंदर कमरे में चले जाते हैं, जहाँ नात्रे आराम कर रही होती है। टैन नात्रे को उठाने के लिए उसे पलटते हैं तो वो मर चुकी होती है और उनकी प्रिजर्व की हुई लाश वहाँ पड़ी होती है। नात्रे ने असल में सुसाइड कर लिया होता है और उनकी माँ उनसे इतना प्यार करती थी कि उन्होंने नात्रे का अंतिम संस्कार ही नहीं किया था और केमिकल्स की मदद से प्रिजर्व करके उन्हें रखा हुआ था। जेन उन्हें समझाती है कि आप नात्रे का अंतिम संस्कार कर दीजिए, क्योंकि उसकी आत्मा भटक रही है, और उन्हें वो सारी फोटोज दिखाती है जिसमें वो दिखी होती है। नात्रे की माँ मान जाती है। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होती है और अगले दिन अंतिम संस्कार होना था। जेन और टैन उस दिन पास ही के एक होटल में रुक जाते हैं। रात को अचानक टैन की नींद खुलती है। वो दोबारा सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उनका कंबल नीचे खींचने लगता है। वो जैसे ही उठकर देखते हैं, बिस्तर के पास नात्रे उन्हें देख रही होती है, जो धीरे धीरे उनके पास आने लगती हैं। टैन जेन को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठती। तभी अचानक नात्रे वहाँ से गायब हो जाती है। टैन बिस्तर के नीचे देखते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। टैन बिस्तर पर वापस आकर चैन की सांस लेते हैं और जैसे ही जेन की तरफ देखते हैं, नात्रे उनके सामने बैठी होती हैं। टैन डर के मारे अपने कमरे से बाहर निकलकर होटल के लिफ्ट का बटन दबाने लगते हैं। वो जैसे ही पीछे देखते हैं, नात्रे छत पर उल्टी चलती हुई उनकी तरफ आ रही होती है। वो डर के मारे फायर एग्जिट की सीढ़ियों की तरफ भाग जाते हैं। वो सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतरते हुए अचानक जेन उनके सामने आ जाती है। टैन जेन को देखकर चौंक पड़ते हैं। जेन रोते हुए उनके पास आती हैं और अचानक उनके सर को पकड़ लेती हैं। उनके दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी, जिनसे खून बह रहा होता है, और वो टैन को चीख चीख कर कहती हैं, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? और अगले ही पल जेन की शक्ल नात्रे की शक्ल में बदल जाती है। टैन नात्रे को धक्का देकर एक खिड़की की तरफ भाग पड़ते हैं और उससे बाहर निकलकर फटाफट नीचे सीढ़ियों की मदद से उतरने लगते हैं। बाहर बड़ी जोरों की बारिश हो रही होती है।
वो बड़ी तेजी से ऊपर देखते हुए सीढ़ी से नीचे उतरने लगते हैं कि अगले ही पल नात्रे भी सीढ़ियों पर उनकी तरफ बढ़ने लगती है। टैन और तेजी से नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन नात्रे उनकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ती ही जा रही होती है। और जैसे ही नात्रे टैन का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, टैन सीढ़ियों को छोड़ देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अगले दिन सुबह टैन को हॉस्पिटल में होश आता है। उन्हें काफ़ी चोट लगी होती है। जेन उनसे पूछती है क्या हुआ कल रात। वो कुछ भी नहीं बताते। जेन उन्हें बताती है कि आज नात्रे का अंतिम संस्कार है, अब सब ठीक हो जाएगा। नात्रे के अंतिम संस्कार को अटेंड करने के बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद जेन फोटोशॉप से अपनी कैमरा की फ़ोटोज़ लेने जाती है, जिसमें पता नहीं कैसे टैन के घर की ड्राइंग रूम की बहुत सारी फ़ोटोज़ उसके कैमरे से उसे खींची हुई मिलती है। ये उस रात की फ़ोटोज़ थी जब नात्रे के घर जाने से पहले जेन रात को टैन के घर रुकी थी। इन फोटोज़ में भी जेन को एक सफ़ेद सी परछाई दिखती है। जेन सीधा वापस टैन के घर जाती है और इन फोटोज़ को देखने लगती है। पहले से कुछ समझ नहीं आता, तभी वह सारी फ़ोटोज़ को जब एक साथ देखती है, फ़ोटोज़ में उसे नात्रे की परछाई टैन के बुक शेल्फ की तरफ जाती हुई दिखती है। जेन जब बुक शेल्फ की छानबीन करती है, उसे बुक शेल्फ के पीछे एक पुरानी किताब में कुछ नेगेटिव्स मिलते हैं। जेन डार्क रूम में जाकर इन नेगेटिव्स को डेवलप करने लगती है। उसके होश उड़ जाते हैं। नेगेटिव के जरिए जेन को पता लगता है कि नशे की हालत में टैन के तीनों दोस्तों ने बायोलॉजी लैब में जाकर नात्रे का रेप कर दिया होता है। तभी अचानक टैन वहां आ जाते हैं। जेन रोते हुए उन्हें वो फोटो दिखाकर डार्क रूम से बाहर निकलकर जाने लगती हैं। टैन जेन को रोकते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। वो रोते हुए उन्हें बताते हैं कि अपने तीनों दोस्तों को नात्रे का रेप करता देख ये बहुत डर गए। ये कहते हैं कि मैं बहुत छोटा था और नासमझ था, और टुन के कहने पर मैंने ये फ़ोटोज़ क्लिक की ताकि नात्रे किसी को भी इसके बारे में बता ना सके। नात्रे ने मुझसे बहुत मदद मांगी थी, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की। इसके लिए मैं आज तक खुद को माफ़ नहीं कर पाया। ये सब सुनकर जेन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टैन दुखी होकर वो सारी फ़ोटोज़ जलाने लगते हैं जिसमें नात्रे की परछाई दिखी होती है। तभी उन्हें बायोलॉजी लैब की पोलराइड से खींची हुई जेन की फ़ोटो दिखती है। वो दौड़कर पोलराइड से अपने घर की अलग अलग जगह की फ़ोटोज़ खींचने लगते हैं, लेकिन किसी भी फ़ोटो में उन्हें नात्रे की परछाई नहीं दिखती। झुंझुलाकर वो कहते हैं अब तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? जेन चली गई है। तुम तो कहती थी कि तुम मुझे इतना प्यार करती हो कि मौत भी हमें अलग नहीं कर सकता, तो अब कहाँ हो तुम? और एकदम से पोलराइड कैमरे को वो नीचे फेंक देते हैं। कैमरा गिरता है और उनकी फ़ोटो खिंच जाती है। टैन कैमरा उठाकर फ़ोटो देखने लगते हैं। उनके हाथ से कैमरा नीचे गिर जाता है और फोटो को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उन्हें एकदम से सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि क्यों इनके गले में हमेशा दर्द रहता था, हॉस्पिटल में वेइंग मशीन क्यों उनका वेट डबल दिखा रहा था, नात्रे के घर जाते हुए क्यों वो छोटा बहुत भिक्षु उन्हें घूर कर देख रहा था, और उन्हें उस एडिटर की बात भी याद आती है कि कई बार मरे हुए लोग जिनसे प्यार करते हैं उन्हें छोड़कर नहीं जा पाते। फोटो में नात्रे का भूत टैन के कंधों पर बैठा होता है। वो अपने कंधों की तरफ देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक नात्रे का भूत टैन की आंखें बंद कर देता है और टैन घर में यहाँ वहाँ चीज़ों से टकराने लगते हैं। और कुछ समय बाद टैन सीधा खिड़की तोड़कर बिल्डिंग से नीचे गिरते हैं और नीचे गिरकर उनके सिर और हाथों से खून बहने लगता है। अगले दिन टैन हॉस्पिटल में झुककर बैठे होते हैं। सर पर उनके बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। तभी उनके कमरे के बाहर जेन उनसे मिलने के लिए आती है। टैन को ऐसी हालत में देखकर जेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसती है और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, दरवाजे के शीशे में टैन दिखते हैं और नात्रे का भूत अभी भी उनकी पीठ पर बैठा होता है।